हेलो फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर और मैं आज आपके साथ पहले 2 मिनट कुछ बातें करूंगा और फिर मैं आपको AS19 लीज अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। मैं अभी बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जो कि सेमेस्टर 1 में है, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। अच्छा, हमारी वीडियोस क्योंकि हम स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, प्रोफेशनल लेवल सभी के लिए बनाते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए कॉलेज स्पेसिफिक वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अभी आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, 21 नवंबर है और अभी जल्दी ही नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है। प्रोबेबली 23 दिसंबर को आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी रीज़न की वजह से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ना कर पाए हों। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मार्क्स तो सभी को चाहिए। अगर आप थोड़ा सा कैजुअली लेंगे तो यही होगा, थोड़ा सा ग्रेड नीचे हो जाएगा, और सीरियस रहेंगे तो ग्रेड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है या आपको डर लग रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास आपको ऑनलाइन क्लासेस लाइव और हाइब्रिड मोड में मिल जाती हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी सेमेस्टर 1 में पेपर थोड़ा सा इजी है, नेक्स्ट सेमेस्टर से पेपर डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, तो एक रिदम भी बन जाती है। कैसे क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई होती है, ये भी आप समझ लेते हैं और आपको आने वाले सेमेस्टर्स में इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है तो घबराना नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अभी भी तैयार करवा देंगे। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको मिली है तो हो सकता है आपने प्रिपरेशन कर ली है, या आपको नहीं चाहिए तो हो सकता है आपके दोस्तों को चाहिए हो। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो आप कॉलेज के ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है लीज अकाउंटिंग, और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मेरे पास बुक है, भूषण कुमार गोयल की टेक्समैन पब्लिकेशन की ये बुक आती है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली कॉलेजेस में यही वाली बुक रिकमेंडेड है, बट अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट और जो लॉ का सब्जेक्ट है वो कॉमन होता है, उससे किसी स्पेसिफिक से ज़्यादा मतलब नहीं है। केवल बुक का यूज़ ये होता है कि हम आपको एग्जाम्पल करवा सकते हैं, और अगर आपके कॉलेज में सेम बुक हो तो फिर थोड़ा सा आपका बर्डन कम हो जाता है। अच्छा चलो, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वरना बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को आगे भगाना शुरू कर देंगे या बंद कर देंगे। तो बेटे, कभी भी अगर आपने पढ़ना हो तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड नहीं किया करते। अगर आपको लगे मेरी स्पीड कम है तो थोड़ी सी आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। मैसेज मैंने कन्वे कर दिया। अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है हमसे संपर्क कर सकते हैं और कॉलेज ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर दी। अब ये जो बुक है मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाली बुक भूषण कुमार गोयल सर की बुक। वो कह रहे हैं कि गगन, लीज अकाउंटिंग में मेजरली हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उन्होंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखा है। तो मैं आपको साथ ही साथ पैरेलली सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दिखाता हूँ। घबराने की बात नहीं, आपको लगेगा कि सर अब सीए का पढ़ाने बैठ गए हो। अरे नहीं, आप में से तो बहुत सारे बच्चे सीए भी कर रहे होंगे। तो सीए इंटरमीडिएट में जो पहला पेपर नंबर 1 होता है एडवांस्ड अकाउंटिंग होता है, और एडवांस्ड अकाउंटिंग में भी हमें ये लीज अकाउंटिंग पढ़ना होता है। पर सर हम तो डीयू का एग्जाम दे रहे हैं। तो बेटे, मैंने अभी बताया कि मैं स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल सभी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, इसलिए चिंता मत कीजिए। मुझे पता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि वहाँ जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा क्लियर पिक्चर चैप्टर की प्रेजेंटेड है। आइए 2 मिनट इसके ऊपर बात करते हैं। ये मटेरियल वैसे तो आप गूगल पे जाएंगे, सीए स्टडी मटेरियल लिखेंगे तो फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, आपको मिल जाएगा। पर आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। आपने रेफर अपनी बुक को करना है या अपने पास जो मटेरियल उसको करना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का मेजर पार्ट क्या है, क्या आपने पढ़ना है, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उन्होंने बना के दिया है। वो कहते हैं कि गगन सर, बच्चों को पहले तो ये पढ़ना है कि लीज क्या होती है। ठीक है, लीज क्या होती है, और
लीज की डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना होता है कि लीज दरअसल दो तरीके की होती है। एक तो होती है फाइनेंस लीज और दूसरी हमारे पास होती है ऑपरेटिंग लीज। तो लीज क्या है ये हमने जानना है, ये दो तरीके की लीज होती है ये हमने जानना है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। तो पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। तो इसीलिए हमें थ्योरेटिकली ये डिस्कस करना पड़ेगा, थ्योरी में यही बात है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद सर प्रैक्टिकल की बात आती है। तो प्रैक्टिकल हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला प्रैक्टिकल है कि लीज की अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में कैसे करते हैं। और क्योंकि लीज दो तरीके की है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, तो यानी कि हमारे पास पहले केस में लीज लेसी की बुक्स में, लीज की अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में कैसे करते हैं। तो वहां पर क्योंकि फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज है तो दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। ऑपरेटिंग लीज बहुत आसान होता है और फाइनेंस लीज का ट्रीटमेंट थोड़ा सा कठिन होता है। फिर आएगा सर अकाउंटिंग फॉर लीज इन द स्टेटमेंट्स या इन द बुक्स ऑफ लेसर। एक पार्टी होगी लेसी, एक पार्टी होगा लेसर। दोनों की बुक्स में हमने अकाउंटिंग सीखनी है, फाइनेंस लीज की और ऑपरेटिंग लीज की। यानी कि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास चार सिचुएशन बन के आती हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास एक चीज आती है सेल एंड लीज बैक। ये तीन चीजें इस चैप्टर में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और एक हमारे पास थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब लीज होती क्या है, तो लीज बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको टेक्निकल भाषा में जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई एसेट है और ए इस एसेट का मालिक है और बी इस एसेट को यूज करना चाहता है। तो ए ने ये एसेट बी को दिया और बी ने इसके बदले में इस ओनर को कुछ पेमेंट्स, ये पेमेंट्स उसने इसको दी। अब एक पीरियड डिसाइड किया गया कि कितने पीरियड के लिए एसेट बी यूज करेगा और उसकी पेमेंट वो ए को करेगा। और उस पीरियड के बाद एंड में क्या होगा, क्या वो एसेट बी को सेल कर दिया जाएगा या ए को वापस दे दिया जाएगा। ये सारी बातें जो होती है इस एग्रीमेंट को हम लीज एग्रीमेंट कहते हैं। सरल भाषा में मैंने आपको ये बताया, टेक्निकल भाषा की बात बाद में करेंगे। अब सर ये सारा ये जो किया गया तामझाम, इसमें क्या होता है कि टैक्स में लीज को लेकर के कुछ बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए लोग ना लीज एग्रीमेंट करते हैं और लीज एग्रीमेंट में कुछ कॉम्प्लेक्स परिस्थितियां अकाउंटिंग के लिए बन जाती हैं, इसीलिए अलग अलग तरह की अकाउंटिंग होती है। और जब भी अलग अलग तरह की अकाउंटिंग होती है तो उसको समेटने का काम फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसको समेट दिया। यानी ये जो कहानी है, ये जो अरेंजमेंट है कि एसेट किसी का है, इस्तेमाल कोई और करना चाहता है, वो उसकी पेमेंट देना चाहता है, इसके बेसिकली दो रूप हो सकते हैं। पहला रूप तो ये कि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए दिखाया जा रहा है कि एसेट ए का है, इस्तेमाल बी कर रहा है, बी किराया दे रहा है और इनकम टैक्स में खर्चा दिखा करके अपना टैक्स बचाना चाहता है। अकाउंटिंग कहती है टैक्स वाले जो मर्जी करते हैं। हमारे दृष्टिकोण में दो ही बातें होती हैं, या तो बी एसेट को फाइनेंस कर रहा है, अगर वो एसेट को फाइनेंस करे तो ऑब्वियसली पेमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा होंगी, तो यानी या तो वो एसेट को फाइनेंस कर रहा है या फिर वो एसेट को रेंट के ऊपर ले रहा है। तो इसको हम फाइनेंस लीज बोलते हैं और इसको हम ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। इसी बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे और एएस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और ये जरूरी इसलिए है, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल के लिए। भाई प्रैक्टिकल जब करेंगे तो पहले समझना पड़ेगा कि सर ये लीज है कौन सी। लकी हुए तो क्वेश्चन सीधा बता देगा, फाइनेंस लीज है ट्रीटमेंट कर दो, ऑपरेटिंग लीज है ट्रीटमेंट कर दो।
और ज्यादा एग्जामिनर तेज हुआ तो कहेगा भाई डाटा पढ़ लो और अपने आप बताओ कौन सी लीज है और कैसे ट्रीटमेंट होना है। तो एसेट का जो ओनर होता है ना, उसको हम टेक्निकल भाषा में बुलाते हैं लेसर, और जो बी जो उसको किराए पे ले रहा है उसको हम बुलाते हैं लेसी। दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। एसेट जिसने दिया है लेसर, और जिसने एसेट लिया है वो है लेसी। ठीक है सर, आइए जी, कहाँ से पढ़वाएंगे बेटे? कहीं से भी पढ़ लें, बातें एक ही हैं। और मैं अभी आपको बुक में भी दिखा दूंगा, और कोई खास बात नहीं है। तो मैंने आपसे कहा प्रैक्टिकल मोड से 3 बातें करनी है। पहले शुरुआत हमारी थ्योरी से होगी। जब थ्योरी से होगी तो थ्योरी से एक छोटी सी बात समझ लीजिए। अभी आपने कुछ रटना नहीं है, कुछ लिखना भी नहीं है, केवल स्क्रीन पर ध्यान देना है। इस बात से भी नहीं सोचना कि मैं कहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा कलरफुल है, मुझे मजा आता है इसलिए दिखा रहा हूँ। सेम बातें आपको जो भी बुक होगी सब जगह लिखी मिलेंगी। तो वो कह रहे हैं गगन, लीज एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, जहां पर लेसर, और देखो वो कह रहे हैं गगन टर्म एक याद कर लो, टेक्निकल टर्म है लेसर। लेसर कौन होता है? वो कानूनी तौर पर, मतलब कागजों में वो एसेट का मालिक होता है। कन्वेस टू लेसी, वो क्या करता है? वो जो लेसी होता है, जिसने एसेट लिया है, जो दूसरी पार्टी है जिसने एसेट लिया है, उसको कन्वे करता है। क्या कन्वे करता है? कि भाई लेसी तू मुझे कुछ पेमेंट देगा, ये सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स होंगी, और इसके बदले में मैं तुझे एसेट को इस्तेमाल करने का राइट दे रहा हूं, और ये पेमेंट कितने समय के लिए होंगी, ये वाली बातें हैं। तो सर क्या हम ये डेफिनेशन को रट लें, एग्जाम में 2 नंबर मिलेंगे? तो बेटे मैं नहीं समझता कि एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछेगा, कहेगा इतना बढ़िया चैप्टर है ना। यहां पर डेफिनेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी कि जब भी कोई किसी और का एसेट हम लेते हैं, यूज करते हैं, बदले में हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो कोई लोग इसे किराए का एग्रीमेंट बोलते हैं, कई लोग इसे खरीदारी का एग्रीमेंट बोलते हैं, कई लोग इसे फाइनेंस बोलते हैं, और कई लोग इसे लेट आउट एग्रीमेंट बोलते हैं। इन सब की डेफिनेशन तो फिलहाल एक ही है कि आपने एसेट लिया और पेमेंट दी, कुछ समय के लिए आपने पेमेंट दी। नाउ उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अभी हमें नहीं पढ़नी। अभी मेरा इंटरेस्ट तो ये जानने में है कि सर आखिरकार फाइनेंस लीज क्या है और ऑपरेटिंग लीज क्या है, और क्यों मैं आपको पहले यहाँ से पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगा। उसकी वजह है कि यहाँ पर जरा अच्छे से नीट एंड क्लीन उन्होंने बात दे रखी है, और मुझे फिर ना लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम मेरा वेस्ट नहीं होगा। वो कह रहे कि गगन देखो, टाइप्स ऑफ लीजेस, लीजेस कितने तरीके की होती हैं? तो लीजेस 2 तरीके की होती हैं, एक फाइनेंस लीज होती है और एक ऑपरेटिंग लीज होती है। फाइनेंस लीज होगी तो ट्रीटमेंट लेसर क्या करेगा, लेसी क्या करेगा। ऑपरेटिंग लीज होगी तो ट्रीटमेंट लेसर क्या करेगा, लेसी क्या करेगा। ये 4 चीजें हैं। उसके बाद एक स्पेशल सिचुएशन होती है सेल एंड लीज बैक, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। तो फाइनेंस लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है, फाइनेंस लीज को हम कब फाइनेंस लीज बोलते हैं? इफ इट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट। लेसर ने लेसी को एसेट दे दिया, अब वो कह रहा है कि देख लेसी, इस एसेट के अंदर अगर कोई फायदा हुआ तो भी तेरा, नुकसान हुआ तो भी तेरा। तो इसका मतलब ये है कि जिस एग्रीमेंट के अंदर फायदा और नुकसान लेसी को मिलने वाला है एसेट की, वो लीज फाइनेंस की लीज होगी। उसकी कुछ टर्म्स ऐसी होंगी कि आप पढ़ते ही कह दोगे कि भाई ये समझौता तो एसेट को खरीदने के लिए किया जा रहा है। समझाओ सर जी कैसे? अभी पढ़वा देंगे ना, क्या जल्दी है, पहले मेन बात को याद कर लो कि फाइनेंस लीज के लिए अगर आपसे पूछ ले कि कोई फाइनेंस लीज कौन सी, तो हम कहेंगे कि जहां पर सब्सटेंशियली, मतलब मेजरली सारे एसेट्स, सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स किसको दे दिए, लेसी को दे दिए। सर रिस्क का मतलब क्या है? अब मान लीजिए मुझे कार लेनी थी, थोड़ा गलत एग्जांपल है, मैं अपना क्यों लूं। मान लीजिए एक पर्सन ने कार लेनी थी, वो गया शोरूम वाले से, बोला यार मुझे कार खरीदनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। शोरूम वाले ने ठीक है भैया फाइनेंस करवा देते हैं, हमारे पास टीम है, फाइनेंस करवा दी। अब शोरूम से कार ले ली, अभी पैसे किस्तों में जाने हैं, ये लीज एग्रीमेंट है। अब वो कार जो ले गया, अगर कल को गवर्नमेंट ने बोला भैया ये कार पॉल्यूशन वाली है, पेट्रोल कार नहीं चलेंगी, तो रिस्क है, तो वो किसका है?
जिसने कार खरीदी उसका। और अगर अचानक गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि नहीं आगे से तो इलेक्ट्रिक कार ही मिलेंगी, पेट्रोल कार नहीं मिलेगी, और तब अचानक कंपनियों के पास अचानक शॉर्ट सप्लाई आ जाएगी, तो पेट्रोल कारों की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, नई इलेक्ट्रिक कारें आने में समय लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कार के दाम बढ़ जाएं, लोग पुरानी कार के प्रीमियम पैसे देने लग जाएं, तो किसके होंगे? उस व्यक्ति के होंगे। तो एक ऐसा समझौता जिसमें एसेट से जुड़े हुए रिस्क और रिवॉर्ड का मालिक लेसी बन रहा है, तो वो कहते हैं कि ये संदेशा है कि भाई आपने एसेट को फाइनेंस कराया है, भले किस्तें चल रही हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लीज क्या है? ऑपरेटिंग लीज है। चलिए, नाउ लीज कितने तरीके की है? वो कह रहे गगन लीज दो तरीके की है, एक फाइनेंस लीज है और दूसरी ऑपरेटिंग लीज है। मोटा मोटा तो ये बता दिया कि सारे रिस्क रिवॉर्ड जहां पर लेसी के हो जाएं वो फाइनेंस लीज है, और जहां पर रिस्क रिवॉर्ड लेसर के पास रह जाएं वो हमारी ऑपरेटिंग लीज होती है। नाउ अब एएस कहता है कि गगन मैं तुम्हारे को इसके लिए कुछ और बातें भी बताऊंगा। क्या बातें बताऊंगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एएस 19 ने टोटल 8 कंडीशंस बताई हैं, जिनसे पता लगता है कि जो लीज का एग्रीमेंट है वो फाइनेंस का है या ऑपरेटिंग लीज का है। 8 कंडीशंस बताई हैं। तो ये 8 कंडीशंस तो बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये 8 कंडीशंस कैसे हैं भी समझ लीजिए। इनमें से 5 कंडीशंस तो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर हैं, मतलब कि उनमें से अगर एक कंडीशन भी आपको लग जाए ना कि हाँ ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो कह देना कि भाई फाइनेंस लीज हो गई। ये 5 कंडीशन इतनी जबरदस्त हैं कि फैसला कर देंगी, है ना। मूवी आई है अभी जॉली LLB 3, तो मूवी में देखते हो ना कभी भी कोई कोर्ट केस होता है तो बहुत बहस हो रही होती है, तो कई बातें फालतू की होती हैं, कई बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उन्हीं बातों से तय हो जाता है हाँ जी कोर्ट केस किसके पक्ष में जाना है। तो 5 कंडीशन ऐसी हैं कि अगर उनमें से एक भी कंडीशन मीट हो गई तो आप इसे क्या कह देंगे? इसे आप कह देंगे फाइनेंस लीज। और 3 कंडीशन सजेस्टिव हैं, मतलब वो इशारा कर रही है, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल कंडीशंस नहीं है। ये देखिए, अब सर थोड़ा सा बुक भी दिखा दो। ये देखिए, यहां पर ये आपको लीज की डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ लीज, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स दी हुई हैं, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये बाद में जाके आएंगी। लीज के बारे में बुक कह रही है कि लीज दो तरह की है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज उसको बोलते हैं जिसमें सारे रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नाउ अब लीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 5 कंडीशंस हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। 5 कंडीशन, 1, 2, 3, 4 और 5। और मैं इसको इन 5 कंडीशंस को जरा यहां पे कलरफुल चार्ट से पढ़वा रहा हूं। नंबर 1, पहली कंडीशन में वो कहते हैं कि जब लीज में ट्रांसफर हो जाएगी ऑनरशिप टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कार फाइनेंस कराने जाए, बाइक फाइनेंस कराने जाए, जो भी फाइनेंस कराने जाते हैं, तो क्या होता है कि शुरुआत में उन्हें कार दे दी जाती है। एक पीरियड डिसाइड होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितनी भी उन्होंने किस्तें बनवानी होती है, इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं तो उन्हें एक एनओसी दे दी जाती है, और वो फिर अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एनओसी दिखा के अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जिसमें पेमेंट देने के बाद एंड में ओनरशिप
लेसी के पास चली जाएगी, तो ये सबसे पहली और सबसे प्रमुख कंडीशन है कि इसको कह दिया जाए कि ये फाइनेंस लीज है। सरल भाषा में इसको बुलाया जाता है हायर परचेज एग्रीमेंट। ओके। दूसरा, दूसरी कंडीशन ये है कि हमने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज sufficiently lower than the fair value at the date of when the option becomes exercisable, और इतनी कम है such that inception of the lease, यानी लीज के शुरुआत में ही ये रीजनेबली सर्टेन हो जाता है कि ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। आप भी 2 बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे वो ये क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनो। वो कई बार ना टैक्स डिपार्टमेंट को चकमा देने के लिए कुछ कुछ एग्रीमेंट में लिखा होता है कि देखो जी हमने तो नहीं लिखा कि एंड में ये हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी। जब हम कार फाइनेंस कराते हैं तो वहां तो होता ही है कि भी ट्रांसफर हो ही जाती है, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है। वो कह रहे सपोज गगन सर, ये एग्जाम्पल केवल पढ़ने के लिए कि एक ए ने एक कार को 5 साल के लिए लीज पे लिया और 5 साल के बाद लीज टर्म ये कहती है कि ए के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इस कार को 20,000 रुपए में अपनी बना सकता है, जबकि आज ये कहा जा सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ कार 5 साल के बाद 2 लाख रुपए की होगी। यानी आज से 5 साल के बाद कार की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए होगी, 2 लाख, और आप एग्रीमेंट में लिख रहे हो कि आप चाहो तो 20,000 रुपीज में ले सकते हो, तो बताओ इस डील को कोई छोड़ेगा? तो ये रीजनेबली सर्टेन है कि वो लेगा ही लेगा। यानी अगर कोई ऐसी शर्त लिखी हुई है तो इसका मतलब है ये फाइनेंस लीज है। ओ, द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड। अब बेटे एक एसेट लिया जाता है और उस एसेट का जो फायदे का पीरियड है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, जिसमें उसने आपको कोई बेनिफिट देना है, मेजर पार्ट के लिए तो आपने उसको किराए पे ले लिया। तो देने वाला आदमी क्या करेगा? वो उस किराए से अपने एसेट की पूरी कीमत आपसे वसूल करेगा। तो अकाउंटिंग कह रही है कि ऐसे में इसको हम फाइनेंस लीज मानेंगे। अब बच्चा के मन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं बेटे बार बार एक बात आपको बताते हुए चल रहा हूं कि ये सब बातें इसलिए अकाउंटिंग को लिखनी पड़ रही हैं क्योंकि अकाउंटिंग कह रही है कि यहां पर व्यक्ति की सोच मालिक बनने वाली है। वो केवल शर्तों के माध्यम से टैक्स अथॉरिटीज को चकमा दे सकता है। अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग है, वो चकमा खाने वाली नहीं है। हमें लोगों को रिपोर्ट बना के देनी है। अब एक व्यक्ति लिख देता है कागज में भैया मैं तो मालिक नहीं हूं, तो अकाउंटिंग कहती है कि भाई हम तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में जाते हैं, हम गहराई में जाते हैं, सिचुएशन में देखते हैं कि आपने ये जो एग्रीमेंट किया है ना, ये किस तरीके का एग्रीमेंट है। ये बेसिकली एसेट के मालिक बनने का एग्रीमेंट है, लेकिन आप दाएं बाएं कर रहे हो। तो अकाउंटिंग कहती है मेरी ड्यूटी है कि मैं यूजर्स को सही जानकारी दूं। तो ऐसे केसेस में अकाउंटिंग कहती है कि भाई तुम मालिक हो और हम तुम्हें मालिक बनाकर ही अकाउंटिंग करवाएंगे। ओ, यानी यहां पर आपने मेजर पार्ट ऑफ द एसेट तो आपने यूज कर लिया। यानी एक व्यक्ति एग्रीमेंट में लिख देता है कि भैया इस एसेट को मैं यूज करूंगा और फिर मुझे ये एसेट चाहिए नहीं, किसी को दे देना। तो सर वो अकाउंटिंग कह रही है कि ये बात तो तूने लिख दी कि तू नहीं लेगा, लेकिन उसकी मेजर लाइफ तो तूने यूज कर ली। अब एक लैपटॉप है, एक आदमी जाता है और लैपटॉप को किराए पे लेता है, 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, वो कहता है मैं इसको 5 साल के लिए ले रहा हूँ, 5 साल बाद तुमको जो करना हो कर लियो। तो भाई एसेट की लैपटॉप की लाइफ है ही कितनी? 5 साल के बाद चल गया तो किस्मत की बात है, मेजरली तो 5 साल ही उसकी लाइफ है। उसके बाद तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, रिपेयर मांगने लगेगा, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, कंपनी भी आपको सर्विस देने से मना कर देगी। तो अगर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं तो अकाउंटिंग समझ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ स्टार्टिंग में ही हमें एक टेक्निकल काम करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, प्रैक्टिकल में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। आपको क्या करना होगा? आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। यानी लेसी लेसर को जो पेमेंट्स दे रहा है उस पेमेंट की हमें क्या निकालनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी।
प्रेजेंट वैल्यू का सरल भाषा में आप मतलब समझ लीजिए कि जो भी आपने किराया दिया, जो भी आपने किस्तें दी, उनमें से अगर मैं ब्याज को हटा दूं तो ब्याज को हटाने के बाद जो मूल बचा उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा, ब्याज हटाने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा, अगर वो सब्सटेंशियली एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर निकल के आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये फाइनेंस लीज का सिचुएशन बन रहा है। अब ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर आऊंगा तो इसके बारे में बता दूंगा। और पांचवी और आखिरी कंडीशन जो डिटर्मिनिस्टिक नेचर की है वो ये है कि लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर सच दैट ओनली द लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशंस बीइंग मेड। यानी कि ये एसेट कोई खास नेचर का एसेट है जो कि केवल बहुत कम लोगों के इस्तेमाल में हो सकता है, हर आम आदमी के इस्तेमाल का नहीं है। तो भाई अगर कोई भी मान लो मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मैं फाइनेंसर हूँ, मुझे कहता है भैया मेरे को एक मशीन चाहिए और मैं कागजों में अपने नाम नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें केवल किस्तें दूंगा। अब मुझे पता है कि भाई मेरा तो काम फाइनेंस करना है, ये व्यक्ति आया मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये पता है कि अगर ये व्यक्ति मुझसे ये जो एसेट ले रहा है ये कल को अगर मुझे वापस दे गया, मुझसे नहीं ले गया, तो भाई ये एसेट मेरे किसी काम का नहीं है, दूसरे व्यक्ति के किसी काम आने वाला नहीं है। तो अगर स्पेसिफिक नेचर का एसेट है तो जो भी उस एसेट को दे रहा होगा वो अपने आप को सेव करेगा, उसके सारे पैसे की रिकवरी कर लेगा, किस्तें ऐसे तय होंगी, इंस्टॉलमेंट ऐसे तय होंगी कि उसका सारा प्रिंसिपल ब्याज जो भी बनता है वो रिकवर किया जाए। तो ये वो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं जो बताती हैं कि भाई आपने फाइनेंस लीज की है। अब सर क्या पांचों कंडीशन मिलेंगी? तो ऊपर इंस्टीट्यूट का मटेरियल बता रहा था कि गगन पांचों में से एक भी कंडीशन मिल जाएगी तो समझ जाना फाइनेंस लीज है। सर ये तो बड़ी टेक्निकल है, अभी हम नया नया पढ़ना शुरू किया, हमारे माइंड में तो विजुलाइज नहीं हो रही। हो जाएगी, आपको एग्जाम में सीधे से थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, भैया फाइनेंस लीज की कंडीशन बता दो। तो 5 डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन है, सिंपल है, याद करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, उसके बाद 3 इंडिकेटिव कंडीशंस हैं। ये 3 इंडिकेटिव कंडीशंस मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं ताकि मैं आगे मुद्दे के ऊपर जा पाऊं। अब मुद्दा यहां पर ये आता है कि सर हमने यहां पर एक टर्म पढ़ी थी मिनिमम लीज पेमेंट, है ना, हमने टर्म पढ़ी थी मिनिमम लीज पेमेंट, और फिर हमें निकालनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सर आखिरकार मिनिमम लीज पेमेंट क्या होती है, और दूसरा उसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात हमें करनी पड़ेगी। नाउ नंबर 1, सबसे पहले तो सर मुझे ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम लीज पेमेंट, MLP। अच्छा, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हुई, मेरे को बहुत समय लगा ये बात समझने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मेरी बात को बड़े अटेंटिव होकर के सुनना, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ये जो मिनिमम लीज पेमेंट होती है ये चैप्टर में 2 दृष्टिकोण से अलग अलग डिसाइड होगी, लेसी के दृष्टिकोण से और लेसर के दृष्टिकोण से। समझना, मिनिमम लीज पेमेंट की बात जब मैं लेसी की बुक्स में करूंगा तो अलग होगी और लेसर की बुक्स में करूंगा तो अलग होगी। अब नॉर्मली अगर ये बात पहले ही ना बता दी जाए तो एक आम आदमी, मेरे जैसा साधारण दिमाग का आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वो कह रहा है यार ये क्या बात हुई, एक व्यक्ति लेसी पेमेंट दे रहा है, अब उसके एंगल से पेमेंट कुछ और निकल रही है और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट कुछ और निकल रही है, तो साधारण आदमी तो कंफ्यूज होगा ना कि सर ये कैसे हो सकता है। ये होता है, मैं आपको बताता हूं। लेट अस सपोज मैं एक व्यापारी हूं और मैंने किसी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा, मैंने उसे कहा यार देखिए सामान ले जा, और वैसे तो लोगों को दिक्कत आती नहीं, अगर तेरे को दिक्कत आई तेरे साथ अपना भाईचारा है, मैं वापस कर दूंगा पैसे। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए मेरी बात, उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने रख लिए, काम चलता रहा, कुछ समय के बाद वो लौट आया, 10 दिन के बाद कह रहा है यार गगन मेरा काम नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो ऐसा करिए वापस रख ले, किसी और को दे दो, मुझे पैसे लौटा दे। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको उठा करके 80,000 रुपीज पकड़ा दिए।
अब वो कह रहा है गगन ये क्या बात हुई भाई, पैसे पूरे लौटा। मैंने कहा भाई पूरे लौटा दिए। वो कह रहा है भाई मैंने तो 1 लाख दिए थे। मैंने कहा लेकिन मुझे तो 80,000 मिले थे। कह रहा है यार ये कैसे हो सकता है, कागज में देख ले। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तूने 1 लाख दिए थे, मुझे कितने मिले थे, 80 मिले थे। समझ, यहां से एसेट गया तो तूने ट्रांसपोर्टर को पैसे दिए ना, मैंने बिल में चार्ज कर रखे थे कि भाई तेरे घर तक पहुंचाने का किराया लगेगा 4,000 रुपये, तो वो पैसे तो मुझे नहीं मिले ना। तूने दिए लेकिन मुझे तो नहीं मिले, वो तो ट्रांसपोर्टर के थे, वापिस थोड़ी ना होंगे। अच्छा बाकी कहाँ गए, तो बाकी सरकार के पास चले गए, जीएसटी की फॉर्म में चले गए। तो मैं कहूंगा भैया अगर तू व्यापारी है तो वो जीएसटी तू गवर्नमेंट से जाके रिफंड लेना। तो इसलिए बात को समझिए, बड़ा टेक्निकल एएसआई ये कहता है कि गगन अगर कोई चीज एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो वैल्यू आ रही होगी, लीज में वो दूसरे दृष्टिकोण से नहीं आएगी। मैंने कहा बड़ा डिफिकल्ट बात है। कह रहे गगन तभी तो एएस बना है, और कंफ्यूजन ना हो इसलिए बच्चों को समझा देना कि मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगी और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगी। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल है। केवल आपने अपने मन को मनाना है कि नहीं नहीं ऐसा होता है, बिजनेस में ऐसा होता है। अब जो लेसी है, मतलब जिसने एसेट किराए पे लिया है, तो वो जो भी लीज की पेमेंट्स करेगा प्लस जो भी लीज की पेमेंट्स करेगा प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, लेसी या फिर लेसी के बिहाफ पर अगर कोई व्यक्ति कह रहा है लेसर को, तो हम इसे बोलते हैं एमएलपी लेसी। इसको हम बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट लेसी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कह रहा है बी ए को कि मैं तुझे 50,000 रुपए पर मंथ दूंगा, अगले 5 सालों तक दूंगा, हर महीने मैं तुझे 50,000 रुपीज दूंगा। तो लीज पेमेंट हो गई 50,000 इंटू 12 मंथ इंटू 5 ईयर्स, मतलब 60 पेमेंट हो गई। अब लेसर ये कह रहा है कि ठीक है भाई 5 साल के लिए मैंने तेरे को ये एसेट दिया है, अब भाई तू इस एसेट को दुर्गति ना कर दे। तू लेगा, ये तो एक कोई कंपलसरी कंडीशन तो नहीं है ना कि 5 साल के बाद तेरे को एसेट लेना ही लेना है। 5 साल के बाद तू मुझे एसेट लौटा देगा, चाहे तूने उसकी पूरी मेजर लाइफ इस्तेमाल कर लियो, चाहे तूने कुछ भी किया हो, 5 साल बाद तू अगर मुझे लौटाएगा तो मैं इसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचूंगा। तो भाई कम से कम इसे इस हालत में तो लौटाएगा ना कि कम से कम रीजनेबल तो पता चले तू कबाड़ा करके ले आया। तो इसलिए उसमें ना गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू की प्रॉमिस करनी पड़ती है कि भाई मैं इसकी ना कंडीशन चेक करूंगा, अगर इसकी कंडीशन ठीक निकलेगी तो ठीक है, अगर इसकी कंडीशन डैमेज निकलेगी, ज्यादा खराब हुई, तो फिर तेरे को थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले ही तय कर लिया जाता है। तो यानी कि बी जो है 5 सालों तक कुछ किस्तें देगा, और अगर सवाल में लिखा है, अक्सर क्वेश्चंस में लिखा होता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, कि उसने गारंटी दी कि भाई जब लौटाने आऊंगा तो इसकी कम से कम इतनी वैल्यू बची हुई होगी। पूरा इसको चूस चास के नहीं आऊंगा, ये नहीं गन्ने को चूस चास के तेरे को पकड़ा दूंगा, नहीं भाई मशीन को ढंग से रखूंगा और इस कंडीशन में लाके दूंगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम लीज पेमेंट लेसी। अच्छा, जब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे यही बात होगी, यहां पर भी लीज पेमेंट होगी प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो सर ये दोनों तो सेम हो गई, लेकिन यहां पर एक और चीज आ जाएगी, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू UGRV। और ये जरूरी नहीं है कि हम बेटे सभी बातों को अभी समझें, पहले मैंने ये बात समझानी है आपको कि मिनिमम लीज पेमेंट लेसी क्या होती है। तो मिनिमम लीज पेमेंट लेसी इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, और मिनिमम लीज पेमेंट लेसर ये अलग अलग होती है। पहली बात, दोनों में सर मेजरली आप यही अंतर बता रहे हो कि लेसर के केस में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी होती है। इसका लॉजिक समझ लो, लेसर ने किसी को एसेट दिया, उसने कहा ठीक है मैं आपको 50,000 रुपये हर महीने दूंगा, 5 सालों तक दूंगा। उसके बाद वो ये कहता है कि भाई जब मैं तुझे एसेट लौटाने आऊंगा ना, जब मैं एसेट तुझे लौटाने आऊंगा तो मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं कि इसकी 30,000 रुपये की वैल्यू जरूर निकलेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं 30,000 की वैल्यू निकलेगी। लेसर कह रहा है अबे ये आदमी को पता नहीं है, इसकी वैल्यू तो 50,000 होती है। लेसर के दृष्टिकोण से एसेट एंड में 50,000 का है,
लेकिन लेसी ने गारंटी दे रखी है 30,000 रुपए की, तो जब एमएलपी निकालूंगा तो गारंटी कितने की है 30,000, तो एमएलपी लेसी 30,000 ऐड करेगा। जब एमएलपी लेसर निकालूंगा, क्यों, लेसर की नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, वो कह रहा है गगन गारंटी जो उसने दी है वो तो मिलेगी मिलेगी, साथ में 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मिनिमम लीज पेमेंट लेसर जो डिफाइंड है, हमने उसको समझना है, उसमें क्या अंतर है हमने ये आपको बताना है। आइए जी मेरे साथ साथ चलते हैं और मैं आपको पहले बुक में दिखाता हूं कि सर मिनिमम लीज पेमेंट कहां पर डिफाइंड है। चलो, हम ढूंढ रहे हैं कि सर ये जरा बताना एमएलपी क्या होती है, मिनिमम लीज पेमेंट क्या होती है, कहाँ गई, डिफाइन नहीं है ऊपर, अभी तो डिफाइन थी मेरे हिसाब से क्या। अच्छा, बुक कह रही है गगन अभी हमने नहीं डिफाइन किया, चलो आगे चलते हैं। बुक ने कहा गगन ये बता दो बच्चों को जो फाइनेंस लीज नहीं है वो हमारी ऑपरेटिंग लीज होती है, ये ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये आपने पढ़ना है, मैंने आपके पढ़ने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। और यस, यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होती है फाइनेंस लीज की। पहले हम फाइनेंस लीज, बुक कह रही है फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग समझनी है तो पहले टर्म समझनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। एक है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। एक तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसी के दृष्टिकोण से देखूं तो अलग होगी, लेसर के दृष्टिकोण से देखूं तो अलग होगी। सर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दोनों दृष्टिकोण से अलग होगी। लेसी, लेसी कह रहा है कि भाई मैं तेरे को गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन लेसर के पास एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आती है, वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुझे इसकी गारंटी दे रही हूं, 5 साल बाद ये एसेट मैं ले लूंगी, जिस भी हालत में आएगा मैं ले लूंगी। थोड़ा सा ना बातों को समझना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। ए ने बी को एसेट लीज पर दिया, 50,000 रुपए हर महीने तय हो गया, 5 साल तक देनी है, बात खत्म। अब बी जिद पे अड़ा है, बी कहता है कि भैया मैं गारंटी वारंटी नहीं दे रहा। ए कह रहा है मुझे सोचने का समय दे। ए के पास एक पार्टी सी आती है, सी, एक सी पार्टी आती है, कहती है यार ये कोई पुराना एसेट मिल जाएगा। मैंने कहा 5 साल के बाद मिलेगा। कह रहे ठीक है दे देना। मैंने कहा भाई मैं किसी को दे रहा हूँ किस्तों पे, 5 सालों के बाद वापिस आएगा, तेरे को लेना हो तो ले लेना। वो कह रहा है ठीक है मैं ले लूंगा। कितने का? वो कह रहा है मैं 30,000 रुपए का ले लूंगा। तो गारंटी कोई और आदमी दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, अभी इस पर लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बाद में उसको लेना होगा। तो ठीक है, हमारे को बात यह है कि क्या लेसी या लेसी के बिहाव पर किसी ने गारंटीड वैल्यू दी तो फिर वो लेसी के एमएलपी में जुड़ जाएगी। अगर लेसी ने नहीं दी, किसी तीसरे आदमी ने लेसर को दी, तो जब लेसर की वो निकालेंगे तो गारंटीड वैल्यू वहां जुड़ेगी। लेसी ने दी है तो दोनों जगह जुड़ेगी, क्योंकि लेसी ने बताई है तो लेसी भी जोड़ेगा लेसर भी जोड़ेगा। छोटी सी ये बात है। हमारे सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि लेसी दे रहा होगा, इसलिए टेक्निकल कोई डिफिकल्टी नहीं है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो होती है कि जब लेसर कह रहा है कि यार वैल्यू ज्यादा होगी, इसने केवल 30 लगाई है तो वो 20 एक्स्ट्रा है। मेरा मुद्दा क्या है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आखिरकार मिनिमम लीज पेमेंट क्या है। यस, मिनिमम लीज पेमेंट क्या है। और बुक कह रही है गगन पहले मैं बात कर रहा हूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट कहां था, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। एमएलपी लेसी, एमएलपी लेसी कहते हैं गगन टोटल लीज रेंट जो लेसी देगा वो जोड़ना, प्लस कोई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो वो जोड़ना, बाय लेसी जो कि लेसी दे रहा हो या लेसी के बिहाफ पे कोई दे रहा हो। ठीक है, कुछ साथ में ना एग्रीमेंट के साथ में कुछ और छोटी मोटी बातें तय होती हैं, कंटिजेंट रेंट है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस, ये सब एमएलपी का पार्ट नहीं बनाना। ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए मेन बात क्या है कि आपने टोटल पेमेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अगर लेसी या लेसी की जगह पर किसी ने दे दी वो लेनी है।
जब लेसर की बुक्स में बात करेंगे तो लीज पेमेंट के साथ साथ एनी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लेसी, वो जो कॉमन था बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लेसी वो आएगा। और यहां पर एक पैराग्राफ और है, वो भी आपने पढ़ना है। ठीक है, ठीक है सर। तो मिनिमम लीज पेमेंट आपने रट लेना है। मिनिमम लीज पेमेंट बहुत सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां पर चलता हूं और मैं आगे क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। बीच में जो लिखा है इन सब बातों को आप भूल जाओ, क्या लिखा है इन सब बातों को आप भूल जाओ। अब आप मेरे साथ यहां पर आओ। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के आपके सामने आएंगे। वो कहेंगे गगन, एक एसेट जिसकी फेयर वैल्यू लीज की शुरुआत में 3 लाख रुपए है, एक एसेट जिसकी फेयर वैल्यू लीज के शुरुआत होने पर 3 लाख रुपए, ये हर क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू दी होगी। ठीक है, वो कह रहे गगन लीज का पीरियड है 5 साल। ओके, और लीज का जो रेंट है, अब ये रेंट लिखे तो आपने ये नहीं कहना रेंट लिखा है तो ऑपरेटिंग लीज है। अरे भैया वो जो लिख रहा है छोड़ दो, यही तो इस चैप्टर की बात है, आपने मेन मुद्दे को पकड़ना है। वो कह रहा है मैं हर साल 80,000 रुपीज दूंगा। मैं ढूंढ रहा हूं एमएलपी लेसी, तो एमएलपी लेसी निकालने के लिए उसने कहा मैं 80,000 एक साल में दे रहा हूं, 5 सालों के लिए दूंगा। ठीक है, प्लस वो कह रहा है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी 28,000 प्लस 28,000, दिस इज कॉल्ड जीआरवी। ये जीआरवी है, किसने दी, ये लेसी ने दे रखी है। सर कोई यूजीआरवी है, तो यूजीआरवी के बारे में भी क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं लेसर की बात भी नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे लिखा हुआ है शो जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। इसलिए बुक ने ना डाटा भी आपकी सरलता के लिए वैसा ही बनाया हुआ है, उन्होंने यूजीआरवी दिया नहीं। लेकिन मैंने आपको समझाना था कि चैप्टर की टेक्निकलिटी बस यही छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आती बात क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपने किया है कि जब मैं एमएलपी लेसी निकालता हूं तो यूजीआरवी को नहीं लूंगा, तो मैं क्या लूंगा, ये टोटल हो गया 4,28,000 मेरी एमएलपी लेसी है। अब सर ये जो एमएलपी लेसी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप यहां पे देखो तो पहली चीज आप समझ गए कि सर एमएलपी क्या है, ये आप समझ गए। मुझे चाहिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि इसमें से जो इंटरेस्ट है ना, क्योंकि पेमेंट आप 5 सालों में दे रहे हो तो 5 सालों में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को मैंने हटाना है। ठीक है, उस इंटरेस्ट को मैंने हटाना है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, सरल भाषा में समझ लो, इसमें से इंटरेस्ट को बाहर करना है। तो आपने जो पेमेंट दी है 1, 2, 3, 4 और 5, एक बार और 5, आपने एंड ऑफ द ईयर 1 पे 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, ये 5 आपने पेमेंट कमिट किया है कि मैं 80,000 रुपीज दूंगा, और एंड में आपने पेमेंट तो नहीं देनी, लेकिन आपने उसको जीआरवी कमिट कर रखी है 28,000 की होगी। अब क्योंकि ये पेमेंट सालों में होनी है, इसलिए इसके अंदर ना ब्याज भी जुड़ा हुआ है। जिसने भी आपके साथ किस्तें तय की हैं, दोनों पार्टी को पता है इसमें ब्याज है, और ब्याज कितना है 12.6% के रेट से क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि गगन इसमें इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 12.6%। अब ब्याज को अलग करने के लिए, ब्याज को अलग करने के लिए एक सरल गणित होता है,
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको बोलते हैं पीवीएफ। ये आपको सवाल में दिए हुए होंगे, नहीं दिए होंगे तो हम कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं निकालना कैसे उस पर समय व्यर्थ नहीं कर रहा, अभी अभी दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ उन्होंने कहा गगन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.6%, हमारे फैक्टर जो हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 5 फैक्टर उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल्स में होते हैं, अगर 3 डेसिमल तक दिए होंगे तो 3 डेसिमल तक लेंगे, 4 को दिए होंगे 4 के लेंगे, 2 के दिए होंगे 2 के लेंगे। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ थोड़ी बहुत पिक्चर में आ जाती है। अगर आपको मैथ्स पता है तो कभी भी आप चेक कर लेना कि अगर आप 2 डेसिमल तक फिगर लेके गणित लगाओगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, 3 तक लगाओगे तो कुछ और आएगी, ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगी, 4 लगाओगे तो कुछ और आ जाएगी। तो हमें काम करना होता है, राउंडिंग ऑफ हमें करनी होती है। तो राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आता है, तो आपने घबराना नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ की बात है। अब सर इन फैक्टरों को पढ़ते हैं। ये फैक्टर कहते हैं जी पहले साल का फैक्टर है 0.89। आप देखो ये 1 रुपए से कम है, 0.89 यानी 1 रुपए से इसमें 11 पैसे कम हो गए। अब आपने दिमाग नहीं लगाना कि सर इंटरेस्ट तो 12.6% था, तो 1 रुपए पर 12 पैसे का तो ब्याज बनेगा ना। वो कह रहे वो उस गणित को भी आप कैलकुलेशन में मत लाओ, क्योंकि उसके लिए एक लंबा लेक्चर लगता है। इसका मतलब यह है कि पहले साल का ब्याज काटने के बाद जो मूल वैल्यू बचेगी वो 0.89 बचेगी। और इसको सरल भाषा में अगर मैं 0.89 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू बचेगी वो प्रिंसिपल वैल्यू बचेगी, विदाउट इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह से 0.79, 0.79 यानी बाकी का ब्याज है, 0.7, 0.622 और 0.552। क्योंकि ये भी 5वें साल के अंत में है, ये भी 5वें साल के अंत में है, तो इसके ऊपर सेम फैक्टर लगेगा। और अगर आप चाहो तो इन दोनों को आप क्लब करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। खैर हमने दोनों बार अलग अलग लिख देना है। और समय बचाने के लिए मैं आपको नीचे दिखाता हूं। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये फर्स्ट ईयर का बन गया, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। और बुक ने कहा बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो उन्होंने जीआरवी को अलग से लिख के दिखा दिया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सर हम बुक की तरह ऐसे ही कॉलम बनाएंगे, जीआरवी का अलग बना देंगे, कोई जरूरत नहीं है। बुक वाले के पास बहुत टाइम होता है, हमें एग्जाम में लिमिटेड टाइम में काम करना। तो बेसिकली जो फिगर दी हुई है वो हर ईयर के एंड की है, और जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है ज़्यादा ब्याज लगता जाता है, फैक्टर घटते जाते हैं वो आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं। लास्ट की जो जीआरवी और यूजीआरवी की वैल्यू होती है उस पर आखिरी साल का फैक्टर लगता है। ये वैल्यू निकाल के टोटल करके 2,99,776 आ गया। अब वापिस चलते हैं और हम अपनी बुक के पास आते हैं। हमारी बुक कह रही थी कि गगन कैसे पता चलता है कि कोई भी जो लीज है वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो उन्होंने कहा था गगन 5 शर्तों में से कोई एक भी शर्त मिल जाए तो वो आपकी बन जाएगी फाइनेंस लीज। अब ये शर्त को हम दोबारा पढ़ते हैं। ये डी शर्त, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि गगन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, यानी इस लीज के शुरुआत में ही प्रेजेंट वैल्यू निकालो एमएलपी की। क्योंकि लेसी की बुक्स निकाल रहा हूं तो लेसी के हिसाब से एमएलपी निकाला, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो आ रही थी 2,99,776। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यानी टोटल 4,28,000 की जो पेमेंट है उसमें बाकी सारा ब्याज है, मूल पेमेंट ये है। अगर ये मूल पेमेंट at least substantially at the inception of the lease, present value of minimum lease payment amounts to at least substantially
ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। अब फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट क्वेश्चन में थी 3 साल, यानी जो आपने पेमेंट दी है उस पेमेंट का मूल प्रिंसिपल अमाउंट पूरा तो कवर कर रहा है फेयर वैल्यू के, तो इसको फाइनेंस ना कहूं तो और क्या कहूं। मतलब आपने किसी व्यक्ति से एक एसेट का एग्रीमेंट किया है, दिखा रहे हो कि भाई मैंने तो किस्तें देनी है, मेरा नहीं है, लेकिन उसकी पेमेंट में से जब मैं ब्याज को बाहर निकाल रहा हूं तो पेमेंट उसकी जो वैल्यू है उसके लगभग लगभग बराबर है। तो बताओ किराए का एग्रीमेंट कैसे हो गया? ये तो सीधा सीधा परचेज का एग्रीमेंट हुआ, आपने परचेज किया इस एसेट को। यानी कि अगर एमएलपी की प्रेजेंट वैल्यू आपकी फेस वैल्यू के लगभग लगभग बराबर आ जाए तो ये इंडिकेशन होता है कि ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। ओ सर, ये बात तो आपने हमें बढ़िया समझा दी। ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब वापिस चलते हैं और यहां पर हम ये देखते हैं कि हमारी बुक कह रही है कि गगन, फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ लेसी फाइनेंस लीज का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बुक ने जो भी लिखा है यहां पर आ जाइए। फाइनेंस लीज का मतलब है कि जो लेसी है वो बेसिकली फाइनेंस का एग्रीमेंट कर रहा है, और फाइनेंस का एग्रीमेंट कर रहा है तो भाई एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, अकाउंटिंग कह रही है कि हमारी नज़र में फाइनेंस एग्रीमेंट है, मतलब वो खरीद रहा है। और जब वो खरीद रहा है तो लेसी को हम बनाएंगे मालिक, यानी स्टार्टिंग में ही हम ये कह देंगे कि लेसी बनेगा इसका मालिक, लेसी को हम मालिक बनाएंगे। और अगर लेसी को मालिक बनाएंगे तो हम लिखेंगे एसेट अंडर लीज अकाउंट डेबिट, एसेट अंडर लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। आपने एसेट को डेबिट करना है, लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो कहते हैं हम लेसर के नाम से लिखेंगे, तो बुक कह रही है गगन अगर बच्चे लेसर का नाम लिखना चाहें तो लिखने देना। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। नाउ हमारी पहली एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी या टू लेसर, ये मैं लेसी की बुक्स में बता रहा हूं, यानी बी एंट्री पास करेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। नाउ ये जो एंट्री अमाउंट पास होगी, क्यों पास होगी? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग कह रही है कि भाई कागज कुछ भी कह रहे हो, आपने फाइनेंस एग्रीमेंट किया, आप इसके मालिक हो। अब इसका जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। हमारी फेयर वैल्यू थी 3 लाख और हमारी ये वैल्यू थी 2,99,770, शायद ये आ रही थी। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी लोअर है? जो लोअर वैल्यू है उसके ऊपर एसेट को रिकॉर्ड कर देना। यानी कि आप 70% लेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख गए हैं। सर अच्छा ये बताओ, अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर 2,99,000 आने की बजाय 3,01,400 आ जाती तो लोअर वैल्यू 3 लाख बन जाती, मैं 3 लाख से एंट्री पास कर देता। सर मैं आपकी बात नहीं मानता, तो वो कह रहे नीचे पढ़ लो, दिस एंट्री विल बी पास्ड विद फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो कम होगी उससे आपने ये एंट्री पास कर देनी। अच्छा, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको एक तो पहली एंट्री सिखा दी, मैंने उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो सिखा दी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर क्वेश्चन ये ना बता रहा हो कि फाइनेंस लीज है तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फेयर वैल्यू से तुलना करके बता सकते हो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। बोलो जी। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने ये एंट्री बना के दिखा दी कि भाई ये एंट्री ऐसे बनेगी, और ये चार्ट हमने आपको सिखा दिया। जब भी लेसी का क्वेश्चन आएगा फाइनेंस लीज का, ये गणित आपने लगाना है, फिगर आपको दी होगी कैसे आपने करना है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ जाए।
अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ रीड कर रहा हूँ। अनुज लिमिटेड टुक मशीन ऑन लीज फ्रॉम बी के लिमिटेड, फेयर वैल्यू 14 लाख है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज लीज टर्म इज 3 साल। मशीन 3 साल चलेगी और 3 साल के लिए हमने लीज पे ले ली। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियरली साबित हो रही है कि ये फाइनेंस लीज है, क्योंकि भैया मेजर लाइफ के लिए फाइनेंस हो रहा है, लीज हो रहा है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर अनुज कंपनी पेज 6 लाख। हर साल जो लेसी है वो 6 लाख रुपए देगा, 6 लाख इंटू 3 18 लाख देगा। लेसी हैड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 46,880। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये एमएलपी में जाएंगी। However, lessee estimates that the residual value of machinery will be 30,000 only। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर लेसर कह रहा है कि भाई वैल्यू कम होगी। आने वाले क्वेश्चनों में यहां वैल्यू ज्यादा मिलेगी, वो कहेगा 60,000 होगी। अगर वैल्यू कम है तो भाई मुझे कुछ नहीं करना। अगर ये वैल्यू 60,000 होती तो मैं ये कह देता 60 माइनस 46,880 जो वैल्यू आई वो अनगारंटीड थी। सर यहाँ पर कम आ रही है, कम आ रही है तो इग्नोर कर देना। और अगर लेसर कहे कि भाई गारंटी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो उससे ज़्यादा है तो बची हुई वैल्यू अनगारंटीड होती है, वो लेसर के ट्रीटमेंट में काम आएगी। अभी मेरे काम की थी भी नहीं, मैंने कहा अभी मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर देता हूँ। ये मैंने फॉर टाइम बीइंग इग्नोर कर दी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी होगा मुझे उसके 3 सालों के फैक्टर बता दो। उन्होंने कहा गगन ये हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद का काम अभी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैं अभी एंट्री नहीं सिखा रहा आपको। और आगे वो कह रहे ये बताओ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसीडर्ड बाय लेसी। वो कह रहे बताओ लेसी किस एंट्री पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है 6 लाख 6 लाख 6 लाख 3 बार है, 46,880 है, चौथे साल में है। तो ये सॉरी थर्ड ईयर में ही है। उसके बाद आपको फैक्टर दिए हुए हैं, इन फैक्टर्स की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल देनी है। वहां पर हमने टेबल फॉर्म में निकाली थी। अब बुक कह रही है गगन अब बच्चे सीख गए हैं, तो हम टेबल छोड़ करके इसको सिंपल ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है। आप इसमें अगर मैथ्स में कंफर्टेबल हो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप चार्ट बना लेते। तो उन्होंने कहा गगन हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू वही आ गई, 14 लाख आ गई। ओहो, फेयर वैल्यू भी 14 लाख। तो हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, दोनों की लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू सिमिलर आ गई। ओ सर अगर ये 14 लाख 4,000 आ जाती तो मैं 14 लाख पे कर देता। सर अगर ये वाली वैल्यू 13,90,000 आ जाती तो मैं 13,90,000 रिकॉर्ड कर देता। कंसेप्ट। तो आपने एमएलपी लेसी ढूंढना है, की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपने एंट्री बना ली। चलिए इतनी बात अगर आप मेरे साथ सीख गए हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे रहा हूं। वो सिर्फ आपने उतना ही करना है, मैंने सॉल्व करवा ही दिया। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क में पढ़ना है। वो कह रहे हैं गगन एक ये मशीनरी है, ये लीज टर्म इतनी है, फेयर वैल्यू इतनी है, यूजफुल लाइफ इतनी है, पेमेंट इतनी इतनी जाएगी, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न ये है, फैक्टर ये दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि गगन हमने ये बताना है कि बताओ कि ये लीज ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है, रीजन बताओ। तो आपने एमएलपी ढूंढना है लेसी का, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और फिर फेयर वैल्यू से कंपेयर करके बताना है कि ये फाइनेंस लीज नहीं है। साफ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, पेमेंट में से ब्याज अलग कर दो, पेमेंट कम हो जाती है। और यहाँ पर केवल 5 सालों के लिए लीज पे ली गई है, और अगर मैं 5 सालों की पेमेंट चेक करूँ तो 4 लाख 3 लाख 7 लाख 9 लाख और 10 लाख, केवल 10 लाख की पेमेंट है।
जो कि 45 लाख से कम बन रही है। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो और कम हो जाएगी, पता नहीं 6 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए, 8 लाख हो जाए। तो हम यह इस बात में लिख देंगे कि हाँ भाई ये हमारी ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन। करना कैसे वो बाद में। यानी अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया, एमएलपी कैसे निकालते हैं लेसी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंट्री पहली कैसे बनाते हैं, कंपैरिजन करके कैसे पता लगाते हैं फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज। चलो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी में कमी है, आप मेरे साथ पढ़ के कंफर्टेबल हैं, समझ सकते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट क्या होगी, डिटेल क्या होगी, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको लगता हो कि नहीं यार सर की बात तो ठीक, वीडियो अगर आपने सुना है तो अपने दोस्तों को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, शायद उनके काम आ जाए। तो अभी भी 1 महीना हमारे पास बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, और हम अपने मार्क्स को, पास तो हम हो ही जाएंगे नो डाउट, लेकिन हम अपने मार्क्स को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो पढ़ाना है वो ठीक लगा होगा। अगर आपके कोई विचार हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको लगे यार शायद मैं काम की बातें करता हूँ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पर कुछ लाइक करना हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ आपके विचार हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो उस तक ये जानकारी पहुंच जाए, कहीं वो भटक रहा हो कोई इंसान के दिक्कत है सर कहाँ से पढ़े, है ना, थोड़ा सा सर का भी भला हो जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू।